हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है एमएसएमई। यूनिट 6 का यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, एमएसएमई। और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है। प्रश्न कैसे बन सकते हैं? प्रश्न यहाँ की योजनाओं से बन सकते हैं कि जो एमएसएमई के लिए सरकार जो योजनाएं चला रही है, पहला ये बिंदु आप अच्छे से याद रखना। और उन योजनाओं में भी जो लाभार्थी है किस आयु वर्ग के होने चाहिए, उन्हें कितना लोन प्रदान किया जा सकता है ना। ये सारी जो है सीमाएं जो आपको यहाँ पर अच्छे से देखनी रहेगी, ठीक है। बाकी एमएसएमई से यदि आप पिछले वर्ष भी देखोगे तो कुछ योजनाओं से संबंधित प्रश्न बने थे। और जो भी एमपीपीएससी ने एग्जाम ली है, वो इस टॉपिक में यदि सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है तो वो है यहाँ की योजनाओं से, ठीक है। ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, बेहतर तरीके से एमएसएमई को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारी एक और क्लास रही थी सुबह, आपने यदि देखी नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में उद्योग, ठीक है। और मध्य प्रदेश में उद्योग को हमने बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और अब हम ये जो है सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग जो है, इनको अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। एमएसएमई को यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एमएसएमई का फुल फॉर्म अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एमएसएमई है क्या, अच्छे से समझाऊंगा, क्या है इसका उद्देश्य और क्या क्या होता है वो सारा बताऊंगा। इससे पहले आप इसका फुल फॉर्म देखना, एम से होगा दोस्तों माइक्रो, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर याद रखना, एम से माइक्रो, एस से हो जाएगा स्मॉल, एम से मीडियम और ई से इंटरप्राइजेस। पहले तो आप ये नाम याद रखना, इसका फुल फॉर्म, फिर हम बात करते हैं एमएसएमई की, ठीक है। एमएसएमई का एक और आप एक्ट याद रखना दोस्तों, एमएसएमई एक्ट आया था 2006 में, ठीक है। ये एक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अधिनियम जो है यह 2006 में आया था, ये बात आप याद रखना पहला। दूसरा ये है कि इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की। तो ये क्या है दोस्तों? ये किसी भी देश या किसी भी विशेष क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब आप इसको इंजन बोल सकते हो वहां के विकास में। यदि आपने इंजन देखा होगा तो इंजन क्या करता है दोस्तों, अपने साथ जो है सारी चीज़ों को खींचता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। यदि आप ट्रेन का इंजन देखोगे तो ट्रेन का इंजन क्या कर रहा है दोस्तों, सतत रूप से चल रहा है और वो प्रोग्रेस कर रहा है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जो है एमएसएमई भी जो है किसी राष्ट्र के विकास में इंजन का ही काम करती है। जैसे यदि आप देखोगे, इंजन का काम यहाँ पर संज्ञा इसलिए दी जाती है इसको, क्योंकि दोस्तों देश में सर्वाधिक रूप से यदि रोजगार देने का कोई काम करता है तो वो एमएसएमई होता है। एमएसएमई जो है यह जो है छोटे स्तर पर लोगों को क्या है रोजगार से जोड़ता है, उनके जीवन स्तर में सुधार करता है, उनका आर्थिक विकास करता है। तो इन सब के, अगर इन सब बातों को हम ध्यान से देखें तो ये एक प्रकार से जो है राज्य का या राष्ट्र का क्या है दोस्तों, इंजन, ठीक है। चलो इसमें कुछ बातें लिखी हैं, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह राष्ट्र के विकास में इंजन के रूप में जाना जाता है। तो राष्ट्र के विकास में इंजन के रूप में जाना जाता है कौन? एमएसएमई, ठीक है। ये बात अच्छे से समझना। आगे, यह कम पूंजी लागत पर राष्ट्र की जनता को रोजगार उपलब्ध करवाने में तथा उसके आर्थिक विकास में सहयोग करता है। कम पूंजी लागत, क्योंकि छोटा धंधा यदि आप शुरू करोगे तो आपको इतनी सारी पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि पड़ेगी भी तो सरकार अब आपको इतना ज्यादा जो है लोन प्रोवाइड करवा रही है, आपके जो है भले आपके पास पूंजी नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ी है। वो आपको एमएसएमई के अंतर्गत यदि आपका कोई सा कार्य रजिस्टर्ड है, यदि आप कोई सा ऐसा काम कर रहे हो या ऐसा उद्योग धंधा शुरू कर रहे हो जो एमएसएमई के अंतर्गत शामिल है, तो आपको सरकार लोन देने में जरा सा भी हिचकिचाएगी नहीं। इवन सरकार तो ठीक है, अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो प्राइवेट बैंक जो है, ये भी आपको यदि इस प्रकार का कोई सा आप धंधा या कोई सा भी व्यवसाय शुरू कर रहे हो तो सरकार जो प्राइवेट सेक्टर जो है ये भी आपको बराबर लोन देने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं बेसिक सी, आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मध्य प्रदेश के विकास को तीव्रता प्रदान करता है और ये उद्योग वृहद स्तर पर रोजगार प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहे हैं, ठीक है। एक बेसिक सी बात है, आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, इसका फुल फॉर्म अच्छे से देख लेना है दोस्तों। दूसरा, यह नियम कब लाया गया था, एक्ट कब, अधिनियम कब लाया गया था? 2006 में। और ये राज्य के विकास में इंजन के रूप में भूमिका है इसकी, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलो अब हम एमएसएमई को वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे कि कितने लोगों को यह रोजगार प्रदान करता है, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। देखो, यदि इसके वर्तमान परिदृश्य की मैं बात बताऊं तो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में जारी
स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022, मतलब राज्यों में जो स्टार्टअप हो रहे हैं उसके लिए रैंकिंग जारी की गई थी 2022 में। तो इसमें जो है मध्य प्रदेश जो है इसको क्या दिया गया है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश को एक मजबूत इकोनॉमिस्ट विकसित करने में लीडर के रूप में मान्यता दी है। तो हमारा मध्य प्रदेश जो है लीडर के रूप में जो है इसे मान्यता प्रदान की गई है स्टार्टअप रैंकिंग में। ठीक है, 2022 के संदर्भ में है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलो मध्य प्रदेश को वर्ष 2022 की स्टार्टअप रैंकिंग में किसके रूप में लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। यही बात ऊपर भी है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ आगे देखेंगे दोस्तों, 2023-24 के अनुसार 4.57 लाख एमएसएमई पंजीकृत किए गए हैं। मतलब कितने रोजगार यहाँ पर, कितने धंधे, 4.57 लाख एमएसएमई जो है पंजीकृत किए गए हैं। तो इन 4.57 लाख एमएसएमई से कितने लोगों को रोजगार मिला है दोस्तों, 22.77 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। मतलब इतने धंधे शुरू हुए हैं जिसकी वजह से कितने लोगों को, 22.77 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार प्राप्त हुआ है। डीपीआईआईटी द्वारा जारी प्रभाव रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट दोस्तों, प्रभाव रिपोर्ट 2023, और इसके अनुसार मध्य प्रदेश में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या संख्या में 65% की वृद्धि हुई है तथा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर इंदौर, जबलपुर, भोपाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टअप के लिए यदि देखा जाए तो स्टार्टअप में हमारे इंदौर, जबलपुर व भोपाल जो है शीर्ष पर रहे हैं। ये बात आप देख लीजिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ष 2023 तक प्रदेश के 1264 स्टार्टअप्स को भारत सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलो ये करेंट का कुछ ऐसा है दोस्तों कि जो करेंट की चीजें हैं उनको भी एक बार देख लेंगे, देन उसके बाद योजनाओं को और इसका जो एमएसएमई है इसको अच्छे से समझ लेंगे तो हमारा लगभग ये टॉपिक पूरे अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा वर्तमान परिदृश्य देख लेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे वास्तव में इसकी क्या जो है रूपरेखा, इसकी संरचना क्या है उन पर। ठीक है, वर्ष 2023-24 में राज्य क्लस्टर योजना के तहत 9 क्लस्टर क्या दोस्तों विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें 4 शासकीय भूमि पर और 5 निजी भूमि पर विकसित किए जाएंगे। ठीक है, देखो राज्य क्लस्टर योजना के तहत कितने दोस्तों, 9 क्लस्टर, कितने 9 क्लस्टर जो है विकसित किए जाएंगे। जो 4 है वो शासकीय भूमि पर और 5 जो है वो निजी भूमि पर यहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं, ये बात भी याद रखिएगा। वर्ष 2023-24 में 16 इंक्यूबेटर स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और आगे मध्य प्रदेश में 231 औद्योगिक क्षेत्र हैं जिसमें एमएसएमई विभाग द्वारा 194 और डीआईपीआईपी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो है इसके द्वारा 37 औद्योगिक क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो एमएसएमई विभाग द्वारा कितने, 194, और यहाँ पर डीआईपीआईपी द्वारा कितने दोस्तों, 37 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। ठीक है, तो कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र हो जाएंगे, 231, ये बात याद रखिएगा। चलो आगे, मध्य प्रदेश में एमएसएमई श्रेणी की इकाइयों के प्रोत्साहन के लिए मध्य प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना वर्ष 2021 लागू की गई है, जिसमें सूक्ष्म और लघु श्रेणी की इकाइयों के लिए 40% प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। ठीक है, याद रखिएगा कितने प्रतिशत, 40%। इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा। 2 वर्षों में महिला स्टार्टअप वृद्धि देखी गई है जो पुरुषों की तुलना में अधिक है। इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्टार्टअप आईटी क्षेत्र में देखे गए हैं, लगभग 26%। तो सर्वाधिक स्टार्टअप जो है मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में देखे गए दोस्तों, आईटी क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ पर कितना इनका प्रतिशत है, तो 26 इनका यहाँ पर क्या है, प्रतिशत है। ये बात अच्छे से याद रखना। अब देखो कुछ एमएसएमई जो है यहाँ पर पंजीकृत हुए हैं और कितने लोगों को यहाँ पर क्या मिली है दोस्तों, रोजगार मिला है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा वर्ष 2023-24 आप सीधे सीधे यदि आप देखोगे 2023-24, ज्यादा आप 21-22 का याद नहीं रखे, 23-24 का जरूर याद रखिएगा। तो कितने एमएसएमई पंजीकृत हुए हैं, 4.57। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि कितने जो है यहाँ पर धंधे जो है उद्योग धंधे शुरू हुए हैं, 4.57 लाख। इनकी संख्या किसमें दोस्तों, लाख में है। और यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार मिला है, तो रोजगार मिला है दोस्तों 22.77 लाख लोगों को। ये फैक्ट याद रखना, ऊपर का आप याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये बिंदु अच्छे से आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग का मानकीकरण। देखो मानकीकरण जरूरी है दोस्तों, मानकीकरण में समझाऊं, आप मानकीकरण का ये डेटा देखो। इससे पहले थोड़ी सी बात समझना, यह अधिनियम 2006 में आया था और केंद्र सरकार द्वारा जो है
इसको 2006 में जो है शुरू कर दिया था। और अब दोस्तों क्या है, 2020 में इसमें कुछ संशोधन हुए। लगभग 13 मई 2020 में एक घोषणा हुई थी, जिसमें इनका जो क्राइटेरिया था, इनका जो दायरा था कि सूक्ष्म उद्यम में कितना मशीनरी का खर्चा होना चाहिए, कितना इसमें मिल सकता है लोन, और कितना इसका टर्नओवर होना चाहिए, ये पहले कुछ और थे। लेकिन 2020 में जो है अब इसको क्या कर दिया है दोस्तों, परिवर्तन कर दिया है, और अब इनके दायरे में चेंज आया है। ठीक है, वो हम अच्छे से समझेंगे। देखो, सबसे पहले आप देख लेते हैं एक बार, केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 को मध्य प्रदेश में 1 जुलाई 2020 से लागू किया गया है। क्योंकि 13 मई 2020 को घोषणा हुई थी, और उसके बाद जो है इसे लागू कर दिया है कब दोस्तों, यहाँ पर 1 जुलाई 2020 को, जिसके आधार पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का वर्गीकरण किया गया है, जो इस प्रकार है। देखना, समझना, जो सूक्ष्म उद्यम होंगे, ये पूरा अच्छा आ गया है। जो सूक्ष्म उद्यम है दोस्तों, इनका पहले देखना इनका क्या है, मशीनरी इसमें कितनी होनी चाहिए, कितना तक जो है मशीनरी होनी चाहिए, और टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो इसमें मशीनरी जो है दोस्तों, मशीनरी मतलब जो संसाधन है, जो भी आप खरीदोगे, जो भी आप किसी धंधे को शुरू करने के लिए आपको जिन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, वही आपकी मशीनरी है। तो यहाँ पर यदि आप सूक्ष्म उद्यम शुरू कर रहे हैं तो आपको 1 करोड़ से अधिक की इसमें राशि नहीं प्रदान की जाएगी। ठीक है, इतने से कम अमाउंट में आप अपनी मशीनरी को क्या कर सकते हो, अपने संसाधनों को क्या करना है, आपको रेडी करना है। ठीक है, कोई सा भी आप सूक्ष्म उद्यम शुरू कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात याद रखना। फिर इसका टर्नओवर या आवर्तन जो है वो कितना होगा दोस्तों, तो वो 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। ठीक है, 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। पहले ये राशि कुछ और थी दोस्तों, जिसमें हम इसको भी 2 पार्ट में पहले डिवाइड किया जाता था। पहले जो ये जो टर्नओवर हो रहा है ना, इन सबको पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से राशि निर्धारित की जाती थी, और एक सेवा क्षेत्र के लिए या सेक्टर सर्विस सेक्टर जो है, इसके लिए अलग से एक राशि दी जाती थी, जिसमें इनका क्राइटेरिया रहता था कि ये 25 लाख होना चाहिए, ये 5 लाख होना चाहिए। लेकिन वो अब कुछ नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि सूक्ष्म उद्यम में मशीनरी जो है 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो आपके संसाधन आप जो खरीद रहे हो किसी धंधे को शुरू करने के लिए, वो 1 करोड़ रुपए से अधिक के नहीं होने चाहिए। और आपकी जो टर्नओवर है, जो आवक है आपकी, वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार जब आप लघु उद्यम में जाओगे, तो लघु उद्यम में भी आप मशीनरी जो है आपकी 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इसमें टर्नओवर कितना दोस्तों, 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उद्यम, अगर मध्यम उद्यम की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर मशीनरी जो है कितने, 50 करोड़ रुपए से अधिक की नहीं होनी चाहिए, और 250 करोड़ रुपए की अधिक इसमें टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले ये कितना 20 करोड़ ही हुआ करता था दोस्तों। पहले जो मध्यम उद्यम जो है, इसकी जो है मशीनरी 20 करोड़ से अधिक की नहीं होती थी, और 100 करोड़ रुपए जो है इसकी जो है टर्नओवर होती थी, इससे अधिक की नहीं होनी थी। लेकिन अभी 2020 में इसका जो है क्राइटेरिया बढ़ा दिया है। अब जो है 50 करोड़ रुपए से अधिक की जो है आपकी मशीनरी नहीं होनी चाहिए, और 250 करोड़ रुपए से अधिक की आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, टर्नओवर नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो इन उद्यम की अपनी जो है क्या है दोस्तों, मानकीकरण है। इनका जो मानक देखोगे आप, ये मानकीकरण के रूप में इसको समझ सकते हो। तो ये इनके दायरे हैं, और ये आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें सूक्ष्म उद्यम में जो मशीनरी है, इसमें कितनी राशि से अधिक राशि नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से यदि प्रश्न बने तो आप इसको बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, परेशान मत होइएगा। 2020 में दोस्तों क्या है, इसको चेंज किया गया है। पहले इनका क्राइटेरिया कुछ और था, कहीं 5 लाख या 25 लाख या ऐसा कुछ मिले तो परेशान मत होना। ये पीआईबी के अनुसार जो है डेटा चेंज हुआ है, आप इसको देखिएगा। पीआईबी के अनुसार ही मैं जो आपको ये पूरी जानकारी यहाँ पर दे पा रहा हूँ, ऑफिशियल है। एक बार अच्छे से आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, चलो, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हेतु बजट में क्या क्या जो है अनुमान लगाए गए हैं, वो एक बार यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए। देखो, वर्ष और यहाँ पर है राशि। आप ये याद रखो ना रखो, 2023-24 का जरूर याद रख लेना। 2023-24 में इसका कितनी जो है राशि का अनुमान लगाया गया है बजट में, तो 87,93,898 8793,898 रुपए जो है यहाँ पर क्या किए गए हैं दोस्तों, अनुमानित किए गए हैं। ठीक है, चलो, मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, ये विभाग है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी आप ये याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है दोस्तों 5 अप्रैल 2016। मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग जो है, इसकी स्थापना हुई थी 5 अप्रैल 2016 को। डेट याद रख लेना, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। एमएसएमई विभाग के गठन का लक्ष्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए ऐसी नीतियां बनाना जो इन्हें विकसित करने के साथ साथ सक्षम भी बना सके। ठीक है, ये याद रखना, उद्देश्य याद, बेसिक सा है उद्देश्य, तो आपको जानकारी है ही।
आपको इसकी स्थापना जरूर याद रखनी है कि 5 अप्रैल 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो अब इसकी कुछ विभागीय संरचना को हम देख लेते हैं दोस्तों। विभागीय संरचना में क्या होता है, इसको 3 पार्ट में हम देखते हैं। एक विभाग का अध्यक्ष रहता है, जिसके अंतर्गत उद्योग आयुक्त आएगा, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय आएंगे, जिनकी संख्या कितनी रहेगी दोस्तों, 7। इसी प्रकार जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र आएंगे, जिनकी संख्या रहेगी 54। इन सबके अपने अपने अधिकारी रहेंगे और इनका अपना 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 क्या रहेगा, क्षेत्र रहेगा। जैसे यहाँ पर कितने 54 है, यहाँ पर कितने हैं 7। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। निगम की अगर बात करोगे तो लघु उद्योग निगम ये निगम के रूप में काम करेगा, और राज्य सत्र निगम भी जो है यहाँ पर कार्य करेगा। प्राधिकरण के रूप में कौन है दोस्तों, तो ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण इसके अंतर्गत शामिल है इसके विभाग की संरचना में। ठीक है, चलो थोड़ा सा और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो 7 जो है ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय कितने हैं एमएसएमई के विभागाध्यक्ष के रूप में, तो यहाँ पर आप देखो कि 7 शहरों में जो है इसके कार्यालय है, परिक्षेत्रीय कार्यालय। अब वो 7 शहर कौन से, ये भी देख लो। देखो दोस्तों, बड़े बड़े सारे शहर जो है इसमें शामिल है। अब बड़े शहर में कौन कौन से आ जाएंगे, तो देखो सबसे पहले भोपाल ले लो, तो एक कार्यालय इसका कहाँ आ जाएगा, भोपाल। फिर दूसरा ले लो इंदौर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर जबलपुर, ये जबलपुर हो जाएगा। और चौथा आ जाएगा ग्वालियर, ठीक है। अब पांचवा आ जाएगा दोस्तों सागर, छठा आ जाएगा रीवा, और सातवां आ जाएगा उज्जैन। ठीक है, तो इस प्रकार ये परिक्षेत्रीय कार्यालय भी आप याद रख लेना कि निम्नलिखित में से कहाँ पर जो है एमएसएमई का परिक्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। तो इस प्रकार आपको ये 5-7 नाम भी जो है यहाँ पर याद रखने होंगे। ठीक है, बाकी तो आप जानते हो लघु उद्योग विभाग निगम की स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, और यह जो है भोपाल में स्थित है। ठीक है, और इसका काम क्या है, तो इसका काम है दोस्तों, ये क्या करेगा, कच्चा माल उपलब्ध करवाएगा एमएसएमई को, ताकि जो प्रतिस्पर्धी बाजार है उनमें ये भी अपने प्रोडक्ट जो है रख पाए और उनको अच्छे से कंपटीशन दे पाए। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बातें हम आगे आगे हम डिस्कस करेंगे। आपको ये जरूर याद रखना इनकी संख्या 7 है और इनकी 54 है। ठीक है, चलो ये ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण है, ये भी इसके अंतर्गत शामिल है, प्राधिकरण के रूप में काम करेगा, अथॉरिटी है। और ग्वालियर मेला जो है, ये व्यापार मेला कब शुरू हुआ था, ये भी देख लीजिएगा दोस्तों, 1905 में जो है प्रारंभ हुआ था। ये बेसिक सी कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेनी होगी। ठीक है, अब संरचना से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लीजिए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग के मंत्री विभाग के समग्र प्रभारी होते हैं। ठीक है, और वर्तमान कौन है इसके मंत्री, चैतन्य कश्यप जी। प्रमुख सचिव कौन होगा दोस्तों, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के प्रशासनिक प्रमुख जो है वो इसके प्रमुख सचिव होते हैं। ठीक है, उद्योग आयुक्त विभाग के कार्यात्मक प्रमुख होते हैं, और महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जिला कार्यालयों के मुखिया होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर अच्छे से देखनी है। बाकी अब बात कर लेते दोस्तों, इसके लिए जो अभी तक सरकार ने नीतियां चलाई है उन नीतियों के वर्ष जो है पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार अच्छे से सारी नीतियां और उनके वर्ष को देख लेते हैं। सबसे पहले उद्योग संवर्धन नीति की अगर मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले 1988 में प्रारंभ हुई। तो उद्योग संवर्धन नीति कब आई, एमएसएमई के संदर्भ में 1988 में। फिर 1994, 2004, जिसे 2007 में क्या किया गया था, संशोधित किया गया था। फिर 2010 में आई थी और इसे 2012 में संशोधित किया गया था। और अंतिम रूप से कौन सी दोस्तों, 2014। तो उद्योग संवर्धन नीति जो है, नवीन उद्योग संवर्धन नीति आपको कब मिलेगी, 2014 में। ठीक है, उसके बाद कोल वितरण प्रक्रिया एवं नीति, यह 2008, 2017 में और 2022 में इसको संशोधित किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप नीति 2016, ये याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति, ये आई थी 2017 में, फिर 2019 में और फिर 2021 में। अभी तक कितनी बार दोस्तों, 3 बार, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति आई है 2019 में व 2022 में। मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति यह 2021 में आई है, और जिसे 2023 में क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पर संशोधित किया गया है। तो ये कुछ नीतियां हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, एक बार आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके लिए जो नियम बनाए गए हैं, कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, वो भी आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। सब फैक्चुअल है दोस्तों, सारे फैक्ट ही है, आपको एक बार यहाँ से देखना रहेगा। ठीक है, तो एमएसएमई उद्यम विभाग से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं और अधिनियम बनाए गए उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश भंडारण
क्रय विक्रय और सेवा उपार्जन नियम जो है यह कब आया दोस्तों? 2015 में, और इसे 2022 में संशोधित किया गया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंधन अधिनियम यह 2013 में लाया गया। मध्य प्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फैसिलिटेशन का काउंसलिंग नियम 2017 में लाया गया। मध्य प्रदेश फैसिलिटेशन काउंसलिंग का गठन 5 अप्रैल 2022 को किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2021 में लाया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम 2008 1 जुलाई 2009। ठीक है, उद्योग विकास और विनियम अधिनियम 1951, सूक्ष्म लघु उद्यम विकास अधिनियम 2006 में पहले भी बोल चुका हूं, ये याद रखना दोस्तों कि सूक्ष्म लघु उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो यह 2006 में लाया गया था। ठीक है, और अभी इसे संशोधित कब किया गया? 2020 में। ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ठीक है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम 2015। ठीक है, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश उद्योग नियम 1974 30 जून 2009। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक प्रबंधन नियम, यहाँ पर भी हमने देखा है यही वाला जो है औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, यही है ना, ये और ये। एक बार आप यहाँ पर अच्छे से, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम ये वाला, और मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम ये भी 2015। देखो दोस्तों, हर बार जो है नियम है, हर में डेट अलग अलग दिख रही होगी आपको, लेकिन ये जब जब लाया गया है उसकी ये डेट यहाँ पर डिसाइड कर दी गई है, 2009, 2015, 2021 है ना। इस प्रकार आप इसको समझिएगा। मध्य प्रदेश उद्योग रोड भूखंड और भूमि आवंटन नियम 1974 30 जून 2009। मध्य प्रदेश उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम 1958। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम 1996, ये इंपोर्टेंट है, आप ये बात जरूर याद रखना। इन सारे अधिनियम में आपको एक बात तो ये याद रखनी है कि ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम कब लाया गया था? 1996 में। और सूक्ष्म लघु उद्यम विकास अधिनियम कब आया था दोस्तों? 2006। ये दो फैक्ट अच्छे से याद रखना, बाकी आप एक बार और भी सोच सकते हो दूसरों को याद करने में। मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम लाया था 2023 में। और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग की उपलब्ध सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के साथ ही जो है शुरू की गई थी। ठीक है, ये सारी बातें याद रखना। अब दोस्तों, कुछ समितियां जो है और कुछ बोर्ड जो है एमएसएमई से संबंधित है और इनकी स्थापना और इनके कार्य से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, इनको हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। राज्य द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के संवर्धन एवं निगरानी हेतु बोर्ड एवं समितियों का गठन किया गया है। अब इन बोर्ड और समितियों को हम एक बार अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है दोस्तों हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड। इंपोर्टेंट है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना कब इसकी स्थापना हुई थी। देखो, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 2014 को, लेकिन इसकी घोषणा होगी दोस्तों 8 अक्टूबर 2014 को। इंपोर्टेंट है, ये दोनों फैक्ट याद रखना। घोषणा है 8 अक्टूबर 2014 और इसकी स्थापना हुई है 14 अक्टूबर 2014। अब ये इसका अध्यक्ष देखना दोस्तों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री जो है इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। विशेष में पढ़ लीजिए इसको, लघु उद्योग एवं संवर्धन बोर्ड द्वारा उद्योग संवर्धन संबंधी अनुशंसाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित शीर्ष समिति को प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में गठित? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित जो समिति रहेगी उसकी जो है उस समिति को प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, चलो ये बात याद रखना, इंपोर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड गठन हुआ है इसका 2018 में। प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में इसे गठित किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन मंडल जो है इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 2013 में और इसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय निकाय के रूप में गठित किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित 21 सदस्यीय निकाय है ये बात आप यहाँ पर इसका ध्यान रखना। और उद्देश्य क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा देने तथा प्रदेश को व्यापार के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन मंडल का। आगे मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, आप जानते हो दोस्तों 1961, ये डेट याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसकी स्थापना वर्ष है ये और इसका मुख्यालय है भोपाल। अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थित एमएसएमई को कच्चा माल उपलब्ध करवाना,
ताकि यह प्रतिस्पर्धी बाजारों के लिए अपने उत्पादों को विकसित कर सके। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना। चलो आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। यह प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2008 को। इसकी विशेषता है बेरोजगार को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए तथा सेवा व्यवसाय के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए बैंक के द्वारा ऋण प्रदान करना। इसमें सीधी सीधी राशि पूछी जा सकती है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए, यह कार्यक्रम में जो बेरोजगार हैं वह अपने व्यवसाय को यदि आरंभ करते हैं तो उन्हें अधिकतम कितनी 50 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और यदि वह सेवा से संबंधित कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए उन्हें 20 लाख रुपए की जो राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही। देखो, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने लोग जो है लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो 2021-22 में सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ था। ठीक है, कितने करोड़ इसमें मार्जिन मनी थी, 121.7 करोड़। लेकिन अगर आप 2023-24 में जाओगे दोस्तों तो अब धीरे धीरे ये क्या है, कम होती नजर आ रही है। देखो, लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या है 3036, और कितने करोड़ रुपए, 104.45 करोड़। इतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा एक बार इसको देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है अब आया है, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मृगनयनी एम्पोरियम मध्य प्रदेश। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय है दोस्तों भोपाल में। ठीक है, उद्देश्य क्या है ये समझना। प्रदेश के शिल्प एवं हथकरघा वस्त्रों के परंपरागत कौशल एवं विरासत को सहेज कर रखना एवं उसके वृहद विपणन की व्यवस्था करना। देखो, शिल्प और हथकरघा पारंपरिक रूप से भारतीयों की एक अच्छी कला है, जो अंग्रेजों के समय में भी थी, लेकिन अंग्रेजों के जो है बाजार की उनकी पॉलिसियों के कारण जो है हमारी ये जो है शिल्प कलाएं और हथकरघा का जो हमारा उद्योग हुआ करते थे, इनका क्या हो गया था, पतन हो गया था। अभी जो है इसका जो उद्देश्य दोस्तों यही है कि यह जो है शिल्प तथा जो हथकरघे हैं, इनके लिए एक बेहतर जो है मार्केट बनाना, इनकी जो है मार्केटिंग करना, प्लस इनके जो है सामान जो है इनको इनके आयात निर्यात में अच्छे से उनको सुचारू रूप से संचालित करवाना। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य है मृगनयनी एम्पोरियम का। ये बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रखना, इसका ये प्रमुख उद्देश्य है। बाकी आप इसमें और एक स्थापना वर्ष याद रखना और मुख्यालय, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे इसके और फैक्ट है दोस्तों कि मृगनयनी एम्पोरियम केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल, कहाँ कहाँ है दोस्तों, भोपाल में है, ये इंदौर में है, ग्वालियर में है, जबलपुर में। तो चार तो बड़े शहर है, और पांचवा है दोस्तों रीवा। ये इस प्रकार से आप याद रखना कि पांचवा जो है रीवा है। कई बच्चे उज्जैन और इनका भी नाम लेते हैं, तो ये इतने ही याद रखना। कितने दोस्तों, जो ऑफिशियल है 5 नाम। ठीक है, ये आपके मध्य प्रदेश में इसके लिए स्थित है। ठीक है, मृगनयनी एम्पोरियम के केंद्र हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के बाहर भी यदि आप देखोगे एम्पोरियम केंद्र, तो कहाँ कहाँ मिलेंगे, दिल्ली में, कोलकाता में, रायपुर, भिलाई, जयपुर व उदयपुर। ठीक है, इन शहरों में भी जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश के बाहर भी ये एम्पोरियम केंद्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो, मृगनयनी मध्य प्रदेश एम्पोरियम निगम के अधीन ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत है, और इस नाम के उपयोग का सर्वाधिकार मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के पास है। ठीक है, ये याद रखना किसके पास है, इसका ट्रेडमार्क का जो है सर्वाधिकार जो है इसके लघु उद्योग निगम, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, जो कहाँ स्थित है दोस्तों, भोपाल में स्थित है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका इंपोर्टेंट है। आगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी, हमने आज जो हमारा उद्योग वाला पोर्शन पढ़ा था उसमें ये फैक्ट देखा था कि मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इस सिल्क टेक पार्क की विशेषता क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पर जो है 4 प्रकार के रेशम जो है उनका प्रचार किया जाएगा। अब वो 4 प्रकार के रेशम कौन कौन से हैं, सहतूत, एरी, टसर व कोरल। तो ये जो है 4 प्रकार के रेशम, इन 4 प्रकार के रेशम का जो है क्या किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा। और ये मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी, होशंगाबाद या नर्मदापुरम देख लो, नर्मदापुरम में जो पंचमढ़ी है वहां पर जो है यह स्थित है। ठीक है, और ये देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क है। ये बात आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आगे वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 16,507 हथकरघे कार्य कर रहे हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्वालियर और चंबल डिवीजन में बुनकर क्लस्टर हैं। इस क्षेत्र में करघों का एक कालीन पार्क विकसित किया जा रहा है। कालीन के लिए आप जानते हो दोस्तों कौन सा क्षेत्र आपका शामिल है कालीन के लिए, ग्वालियर। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से यहाँ पर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे। भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से अशोकनगर के प्राणपुर में शिल्प हथकरघा गांव की स्थापना कर रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्या है
कि जो भारत सरकार है यह मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से, ठीक है, कहाँ पर, अशोकनगर में, अशोकनगर में भी कहाँ पर दोस्तों, प्राणपुर पर। तो अशोकनगर के प्राणपुर में शिल्प हथकरघा गांव का विकास किया जाएगा, ठीक है, और इसे हम क्राफ्ट हैंडलूम विलेज बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्राफ्ट हैंडलूम विलेज। और ऐसे विलेज पूरे भारत में कितने दोस्तों, 8 जगह पर स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना हमारे यहाँ पर भी अशोकनगर के प्राणपुर में, ठीक है, ठीक है, शिल्प हथकरघा गांव इंपोर्टेंट है, ये फैक्ट भी आप यहाँ पर याद रखना, करेंट का बिंदु है। तो राज्य अगर आप पूरे देश में देखोगे तो कहाँ पर केवल 8 ऐसे स्थान चुने गए हैं जिसमें हमारा कौन सा, अशोकनगर का प्राणपुर भी शामिल है, ठीक है। एक बात अच्छे से इसको आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। एमएसएमई से संबंधित चलाए जाने वाली मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं, कुछ योजनाएं हैं और ये योजनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको एमएसएमई में योजनाओं को अच्छे से देखना पड़ेगा, योजनाओं की डेट, उनके क्राइटेरिया क्या है, कौन लाभार्थी है, कितनी उम्र के लोग उसमें लाभ उठा पाएंगे, कितना उन्हें ऋण प्रदान किया जाएगा, सारी बातें आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये प्रारंभ हुई थी 2021 में दोस्तों और इसे संशोधित किया गया है सितंबर 2023 में। विशेष क्या है दोस्तों, तो यह भी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के प्रोत्साहन हेतु नवीन उद्यमियों को बैंकों की सहायता से क्या उपलब्ध करवाएगी, ऋण उपलब्ध करवाएगी। बेसिक सी बात है, आपको इनके उद्देश्य तो कॉमन मिलेंगे लेकिन इनके प्रारंभ वर्ष और ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की अगर मैं बात करूं तो 29 नवंबर 2021 को इसे प्रारंभ किया गया था दोस्तों। ये इसका शासन ने आदेश दिया था, ठीक है, और ये योजना प्रारंभ हुई थी 5 अप्रैल 2022 को। आयु सीमा क्या रहेगी लाभार्थी की, तो 18 से 45 वर्ष की जो है आयु सीमा होनी चाहिए और योग्यता होनी चाहिए दोस्तों 8वीं पास, ठीक है। उद्देश्य क्या है, शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर बिना गारंटी के जो है ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना इंपोर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रारंभ वर्ष है दोस्तों 1 अगस्त 2014 और इसका उद्देश्य है सभी वर्गों के युवाओं को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाना। इसी तरह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी जो है यह भी दोस्तों 1 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी और इसमें समाज के सभी वर्गों को स्वयं के व्यवसाय स्थापित करने हेतु क्या दिया जाएगा, ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ये बात अच्छे से आप क्या करना है यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। आगे दोस्तों मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, यदि मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की मैं बात करूं तो इसका आदेश दिया था 1 जुलाई 2014 को और इसे प्रारंभ किया गया है दोस्तों 1 अगस्त 2014 को। उद्देश्य है इसका सभी वर्गों के उद्यमियों के लिए प्रारंभिक ऋण राशि 20,000 रुपए उपलब्ध करवाना, जो वर्तमान में 2016 के संशोधन के बाद 50,000 कर दी गई है तथा इसमें मार्जिन मनी उद्यम लागत का 50% है, ठीक है, अधिकतम 15,000। ये मान के चलो दोस्तों, यदि आप मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हो तो यहाँ पर आपको जो है प्रारंभिक ऋण राशि जो 20,000 दी जा रही थी अब उसको 2016 में बढ़ाकर कितना कर दिया है, 50,000 कर दिया है और 50,000 का भी आपको उसमें कितनी मार्जिन मनी रहेगी, 50%। मतलब आपको अधिकतम 15,000 रुपए जो है इसके अंतर जो है आपको मार्जिन मनी भी मिलेगी आपको, ठीक है। ये याद रखना यदि आप कोई सा भी धंधा शुरू कर रहे हैं तो। देखो मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, इसका आदेश आया था दोस्तों 21 जुलाई 2014 को और प्रारंभ है 23 अप्रैल 2018। प्रारंभ कब हुआ है दोस्तों मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, 23 अप्रैल 2018, ठीक है। कृषक के बच्चों को नए उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध करवाना इसका क्या है दोस्तों, प्रमुख उद्देश्य है। ये बात आप अच्छे से याद रखना। अंतिम हमारी योजना है मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना, जो प्रारंभ हुई थी 2014 को और यह मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों आज की हमारी इस क्लास में हमने एमएसएमई को बेहतर तरीके से कंप्लीट किया है। योजनाओं पर अच्छे से ध्यान देना, इसके क्या क्राइटेरिया है, एमएसएमई में कितना टर्नओवर है, कितनी जो है हमारी मशीनरी की राशि है, ये बेहतर बिंदु जो है इनको आप अच्छे से टारगेट करना और कुछ वर्तमान परिदृश्य भी जो है मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दी है। तो इन बिंदुओं से प्रश्न बनने की संभावना है। तो यदि आपकी एग्जाम में यदि इस प्रकार से कोई प्रश्न बनेगा तो लगभग जितना हमने पढ़ा है उससे कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।